जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें झारखंड का पूरा कृषि को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उन सब को यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। आप जेपीएससी दे, चाहे जेएसएससी का सीजीएल दे, चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम देंगे तो कृषि से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, हो सके तो लिखते भी चलिएगा, कुछ भी चीज़ यहाँ छूटेगा नहीं। बहुत अच्छे तरीक़ा से सजा कर लिखा गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ये मेहनत बहुत ज़्यादा किया जाता है। हमारे तरफ से ये प्रयास किया जाता है कि वैसा चीज़ों को रखा जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और चीज़ों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा जाए जिससे कि लोग को पढ़ने में मज़ा भी आए। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और काम करने का मज़ा थोड़ा सा अलग हो जाए। ठीक है, ये मेरा थोड़ा प्रयास रहता है कि आप लोग का अगर साथ मिले तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि सारा कंटेंट तैयार करना होता है, उसके बाद कंटेंट को हमको अच्छे तरीक़ा से समझाना होता है, तो थोड़ा आप लोग का कोऑपरेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे तो ये लंबा वीडियो होगा, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर से संबंधित करंट जो डाटा है उसके आधार पर ये रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और सब कुछ समझते चलिएगा, कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, झारखंड जो है एक कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ अगर देखा जाए तो 80% लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 80% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और यहाँ देखा जाए तो ये कृषि प्रधान राज्य है। और एक बात यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कृषि जो है यहाँ की जाती है वो आजीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। मतलब देखा जाए तो जीवन निर्वाह के लिए यहाँ कृषि किया जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बन सकता है। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, 80% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, और यहाँ जो कृषि होता है वो जीविकोपार्जन के लिए कृषि की जाती है। मतलब बस जिंदगी किसी तरह से चल जाए, बस इसके लिए कृषि होता है। कुल मिलाकर बोले तो हरियाणा और पंजाब जैसा बहुत बड़ा काम नहीं करना है कृषि से, बस किसी तरह से गुजर बसर चल जाए, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, इसके लिए कृषि किया जाता है। तो उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि झारखंड राज्य में देखा जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का और उसके संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, तो ये आपका 14.7% है। ठीक है, 14 पॉइंट आपका मिलेगा यहाँ पे 7%, 14.7% ही इसका योगदान होता है कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल कृषि भूमि जो है, कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है। कुल कृषि योग्य भूमि राज्य का कितना है, 38 लाख हेक्टेयर है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 17%। ये सब करंट डाटा बता रहे हैं, मतलब कि 2021-22 का जो लास्ट डाटा है उसी के आधार पर हम यहाँ बता रहे हैं। तो शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 17% है। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में वर्तमान में देखा जाए तो प्रति भूमि, प्रति ये वाला नहीं, प्रति, ये प्रति है, तो प्रति भूमि कितना है, तो 17% है। मतलब प्रति भूमि उसको बोलते हैं जो खाली है। ठीक है, तो कितना परसेंट है, 17% है। इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे बंजर भूमि। ठीक है, बंजर भूमि गैर कृषि योग्य भूमि कितना परसेंट है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। बंजर भूमि और गैर कृषि योग्य भूमि कितना है, 7%। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जाता है कि बंजर भूमि कितना है और गैर कृषि योग्य भूमि ये कितना है, तो ये जो है 7% है, सीधे पूछा जाता है। और अस्थाई चारागाह, मतलब चारागाह के लिए कितना परसेंट भूमि है यहाँ पे, तो 2% भूमि है। इसको ध्यान में रखना है। चारागाह के लिए कितना भूमि हो गया, 2%। बंजर भूमि गैर कृषि कितना हो गया, 7%। उसके बाद प्रति भूमि मतलब खाली भूमि कितना है, 17%। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी 17% है। ठीक है, और कृषि योग्य भूमि कितना था, तो 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। और ये सब लेटेस्ट डाटा है, मतलब कि ये पुराना वाला डाटा नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्य में देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि जो सिंचित है, जो सिंचाई उपलब्ध जहाँ तक है
वो कितना है, तो मात्र 11% है। क्योंकि आपको पता है कि झारखंड पठारी क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पानी जो है सोर्स थोड़ा कम है। तो पानी सोर्स कम होने के कारण देखा जाए तो कम सिंचाई उपलब्ध यहाँ पर हो पाता है। तो सिंचाई मात्र 11%, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा 12% भूमि सिंचाई उपलब्ध है यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। वैसे तो देखेंगे तो पूरा पलामू क्षेत्र में तो सूखा होता है, पूरा तरीका से पलामू क्षेत्र है झारखंड का सबसे ज़्यादा सूखा होता है, लेकिन उस क्षेत्र में कृषि होता है। हम बताएंगे कि ज़्यादातर कृषि जो है पलामू क्षेत्र में होता है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे राज्य के जिलों की संख्या देखा जाए जो बागवानी मिशन के तहत, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत शामिल होती हैं, उसमें कितना आच्छादित है, तो 17 जिले जो हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत आच्छादित हैं। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं राज्य में जो जोतों का आकार है वो कितना है, तो राज्य में औसत जो जोतों का आकार है वो 1.17 प्रति व्यक्ति है। ठीक है, 1.17 प्रति व्यक्ति है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पे राज्य में सर्वाधिक सीमांत जोत जो क्षेत्रफल में देखा जाए तो वो कितना है, तो 24% है, और जिसमें कितना परसेंट लोग लगे हुए हैं, तो ये 70% है। मतलब सीमांत जोत सबसे ज़्यादा राज्य में है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि झारखंड में सर्वाधिक जोत, मतलब सर्वाधिक किसान कैसे हैं, तो सीमांत जोत के किसान हैं। मतलब 24% जो भूमि जोता जाता है वो सीमांत किसान होते हैं। सीमांत किसान कहने का मतलब होता है, नीचे लिख दिए हैं कि 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास ज़मीन होता है ना, उसको सीमांत जोत कहते हैं, सीमांत कृषि उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, और वो कितना लोगों के पास है, तो 70% से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ पर क्या है, तो 70% से ज़्यादा लोग जो है वो सीमांत कृषि के करते हैं, मतलब सीमांत जोत है उनके पास। और कितना क्षेत्र है ये, तो 24% क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे देखते हैं यहाँ पे झारखंड का वृहद जोत मतलब बड़ा जोत के आकार वाले कितने % लोग हैं, तो याद रखिएगा बड़ा जोत किसको बोलते हैं, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिसके पास ज़मीन है उसको बड़ा जोत कहते हैं। तो ये मात्र 1% लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़ा जोत है, मतलब बड़ा भूमि है, बड़ा भूमि का टुकड़ा उनके पास है, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि का टुकड़ा है। आप लोग बताइएगा 1 हेक्टेयर जो होता है वो कितना कट्ठा के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर कितना कट्ठा के बराबर होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो थोड़ा ये डाटाबेस क्वेश्चन है, तो इसको सीधे तौर पर आपको याद ही करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है बाबू सोना का कथा कहानी तो सुना नहीं रहे हैं कि आप लोग को मज़े से बताएं। आगे देखते हैं झारखंड में सिंचाई के साधन को देखते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए झारखंड में जो सिंचाई का साधन है वो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुआं से होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई कुआं से होता है, 29.5% कुआं से होता है, 29.5% कुआं से होता है। और सर्वाधिक जो सिंचाई कुआं से कहाँ होता है, तो गुमला में होता है। सर्वाधिक जो सिंचाई है कहाँ होता है, तो कुआं से गुमला में होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आगे तालाब से जो सिंचाई होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, तो देवघर में होता है। लेकिन पूरा तालाब से झारखंड में सिंचाई कितना होता है, तो 18.8% होता है। कुआं से होता है 29.5 और तालाब से 18.8% होता है। नहर से देखा जाए तो नहर से सिंचाई कितना होता है, तो 17.3% नहर से सिंचाई होता है। और सर्वाधिक नहर से सिंचाई सिंहभूम में होता है, सर्वाधिक नहर से सिंचाई सिंहभूम में होता है। नलकूप से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है लोहरदग्गा में, नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई लोहरदग्गा में होता है। और होता कितना % है पूरा झारखंड में नलकूप से, तो 8.4% सिंचाई होता है। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जिनको भी PDF चाहिए, जिनको PDF लेना है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्री PDF लेना है, मतलब 1 रुपया भी नहीं देना है, फ्री PDF लेना है, तो इस वीडियो पर 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम आपको ये PDF फ्री दे देंगे। ठीक है, ये PDF फ्री दे देंगे। थोड़ा सा हमारा कॉस्ट लगता है, क्या है, थोड़ा कॉस्ट लगता है, इसको टाइपिंग करवाना होता है कंटेंट को पूरी तरीक़ा से, तो अच्छा खासा कॉस्ट जाता है। और हम लोग को यूट्यूब कुछ देती है नहीं,
तो आप लोग जो कॉपरेट थोड़ा मोड़ा करते हैं उसी से ये चैनल चल पा रहा है। कुल मिला के आप ही लोग का कॉपरेशन से ये चल रहा है। तो आप केवल इस PDF को लेना चाहते हैं, कृषि वाला PDF को लेना चाहते हैं, तो मात्र 5 रुपया पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। ठीक है, 5 रुपया पेमेंट करके ले सकते हैं। और इस कृषि के साथ आर्थिक सर्वेक्षण और बजट झारखंड का जो नया आया है 2023-24 का, तो उसको लेना चाहते हैं तो दोनों हम दे देंगे, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और उसके बाद ये कृषि। तो ये 10 रुपया में आपको मिल जाएगा। मतलब देखेंगे तो वो 14-15 पेज का है, ये भी देखेंगे तो 7-8 पेज का है। तो इस तरह से थोड़ा टाइपिंग का खर्च आता है। तो हम लोग एक प्रकार से आप ही लोग जैसा एक स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का कोऑपरेशन से ही ये चल पाता है। थोड़ा आप लोग का सहयोग भी जरूरी है। तो आगे देखते हैं, यहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा झारखंड की प्रमुख फसलें। झारखंड की प्रमुख फसलें को देखते हैं, यहाँ से सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना तरह का यहाँ फसल होता है उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ होता है खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है? तो वैसे फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है। कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है और उसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, तो इसको हम खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या क्या आता है? जैसे धान, बरसात में जो होता है ना, कुल मिला के मानसून चालू होता है, बारिश गिरना चालू होता है ना, तो उसी समय जो जो लगता है उसी को हम यहाँ पे रखते हैं खरीफ फसल में। जैसे धान, ये भी लगता है आपका बरसात में। फिर मक्का ज़्यादातर बरसाते में लगता है। फिर ज्वार, बाजरा आपको बरसाते में देखने को मिलेगा। मूंगफली भी बरसाते में लगता है। ठीक है, गन्ना भी, ये भी लगता है। वैसे गन्ना 12 महीना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नगदी फसल में आता है झारखंड में। तो ये सब जो है वो आपको देखने को मिलेगा खरीफ फसल, तो याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं भदई। इस देखिए खरीफ फसल को फिर 2 भाग में बांटा गया है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए खरीफ फसल को हम क्या किए हैं, यहाँ पे 2 भाग में बांटे हैं। अब 2 भाग कौन सा है? तो देखिए एक भदई फसल होता है। इस तरह से नहीं बांटा गया है। आपको नेशनल लेवल पर पढ़ेंगे तो सिर्फ खरीफ आप पढ़ेंगे क्या? खरीफ फसल। लेकिन झारखंड जो है वो इसको अलग अलग तरीका से बांट दिया है। झारखंड इसको भदई फसल और एक होता है अगहनी फसल में बांटा है। ठीक है, तो भदई फसल और एक अगहनी में बांटा है। तो भदई फसल जो होता है वो मई जून में लगाया जाता है। मई जून में इसको बोया जाता है और अगस्त में सितंबर में इसको काट लिया जाता है। अगस्त सितंबर में काट लिया जाता है। और भदई फसल अगर देखा जाए तो कुल कृषि यहाँ होता है उसमें 20.26% भाग पर भदई फसल होता है। तो भादो माह में जो लगाया जाता है, और भादोई फसल उसी को कहते हैं जो भादो माह और उसके बाद से संबंधित होता है। तो याद रखिएगा ये आपका कितना प्रतिशत भाग पर लगा हुआ है? तो 20.26% भाग पर लगा हुआ है। ये थोड़ा कम होता है। अगहनी जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगहनी जो है वो ज़्यादा होता है। ये जून में लगता है, जून में बोया जाता है और दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। जून में बोया जाता है और दिसंबर में काट लिया जाता है। और ये जो भदई जो है वो अगस्त सितंबर में ही काटा जाता है। और ये दिसंबर में एकदम लास्ट जब ठंडा पूरा घुस जाता है तब इसको काटा जाता है। और जब देखा जाए बोया कब जाता है तो एक प्रकार से मानसून के साथ भी इसका बोया जाता है इसको, तो याद रखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा होता है कुल जो कृषि होता है उसमें अगहनी फसल कितना होता है? तो 69.75%, 69.75% भाग पर ये किया जाता है। तो ये दोनों जो पार्ट था ना, वो ये दोनों पार्ट किसका है? तो याद रखिएगा खरीफ फसल का। खरीफ, ठीक है, खरीफ फसल का ये भाग है। किसका भाग है? तो याद रखेंगे खरीफ फसल का ये भाग है। ठीक है, तो ये सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर रवि फसल। ठीक है, जैसे हम वहाँ पर पढ़े थे खरीफ फसल, ये है उसके बाद रवि फसल। तो रवि फसल किसको कहते हैं? तो वैसा फसल जो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और उसके बाद मार्च महीना में काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च महीना में काट लिया जाता है। कुल मिला के ठंडी समय में बोया जाता है। जैसे ठंडा चालू होता है उस समय बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा। और गर्मी जब तो स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरीक़ा से तो मार्च में इसको काट लिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे गेहूँ है, गेहूँ आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जौ,
उसके बाद यहाँ पे चना, उसके बाद तिलहन, ये सब जो है रबी फसल है। कैसा फसल है? रबी फसल है। तो ये सीधे तौर पर पूछा जाता है, गेहूं कैसा फसल है, जौ कैसा फसल है, उसके बाद यहाँ पर चना कैसा फसल है। जो टाउन में रहते हैं वही सबको ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ता है। गांव वाला लोग तो मार ही देगा, एक फसल को याद रख ले रहेगा और उसके बाद वो मार देता है। गाँव वाले को दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत शहर वाला लोग को होता है, क्योंकि उसको बाबू फुसोना से आगे फुर्सतें नहीं है, तो ये सब कहाँ से जानेगा। और भाई लोग देखा भी नहीं हो सब। तो अभी बहुत लोग ऐसा होता है जो धान गेहूं का पौधा कैसा होता है वो आपका देखा भी नहीं है लोग, तो क्या कह सकते हैं। और फिर चना का पेड़ कैसा होता है, सॉरी चना का पेड़ तो होबे नहीं करता, तो ये चना कैसा होता है ये भी नहीं देखा होगा। वो सब सोचेगा कि चना का खेत में कहीं भुला ना जाए। अरे भाई चना का इतना बड़ा पेड़ नहीं होता है, वो तो पौधा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं गर्मा फसल। गर्मा फसल किसको कहते हैं? तो वैसा फसल जो मार्च अप्रैल में बोया जाता है, मतलब गर्मी में बोया जाता है और एक आध महीना में काट लिया जाता है, 1 महीना के अंदर में काट लिया जाता है। जैसे खीरा, ककड़ी, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लौकी, पालक, ये सब 1 महीना 15 दिन में तैयार हो जाता है, इसको आप काट सकते हैं। तो इस तरह का जो फसल होता है इसको गर्मा फसल कहते हैं और ज़्यादातर गर्मी के समय में होता है, इसीलिए इसका नाम गर्मा फसल होता है। तो मुख्य रूप से गर्मा फसल हो गया, रबी फसल हो गया और एक यहाँ पर खरीफ फसल देखे थे, तो एक खरीफ फसल हो गया। ये 3 मुख्य प्रकार होता है। हम खरीफ फसल को 2 भाग में यहाँ बांटे हैं केवल झारखंड में, भदई और अगहनी फसल के रूप में। ये भारत के कृषि पढ़ेंगे तो वहाँ नहीं बांटा जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, झारखंड थोड़ा सा अलगे रहता है, दुनिया इसका अलगे है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे झारखंड का प्रमुख फसलें और उत्पादन क्षेत्र। प्रमुख फसल देखते हैं झारखंड का और उत्पादन क्षेत्र, कौन फसल और किसका उत्पादन कितना ज़्यादा कहाँ होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है, और कुछ विशेषता देखेंगे क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा धान, तो देखिए धान के बारे में देख लेते हैं। धान का जो उत्पादन है, उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा सिंहभूम में, सबसे ज़्यादा सिंहभूम में, उसके बाद रांची और गुमला में। तो आपको एक याद रखना है, एक केवल याद रखना है कि सिंहभूम में सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। अगर आप सिविल का एग्जाम देते हैं, जेपीएससी का देंगे तो तीनों याद रखिएगा कि इसके बाद रांची, इसके बाद गुमला, ऐसे, लेकिन मेन याद रखना है कि सिंहभूम में सर्वाधिक होता है। इसका विशेषता क्या है कि कुल उत्पादन यहाँ पर उत्पादक का देखा जाए तो 60% उत्पादन जो है वो केवल किसका होता है, तो केवल आपको यहाँ पर धान का होता है, याद रखेंगे। इसलिए झारखंड का ये मुख्य फसल है, झारखंड का मुख्य फसल है। कहीं कहीं आपको आप देखने को मिलेगा 50%, ठीक है। तो अभी का हाल का डेटा में 2-3 जगह किताब में हम देखे हैं लिखा हुआ ये कि 50% इसका उत्पादन होता है। कुल फसलों का उत्पादन में देखेंगे तो 50% अकेला हिस्सा किसका है, तो धान का है, मतलब चावल का है। कुल मिला के धान से चावल निकलता है, ठीक है। तो धान बोले या चावल बोले एक ही बतिया है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में टॉन वाला लोग जो है ना वो कहेगा धान कभी बोल देते कभी चावल बोल देते, भैया वही एक ही है, ठीक है, उसमें अलग अलग कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है ना मुख्य रूप से देखेंगे तो फसल ये प्रमुख है झारखंड का। और एक बात थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि हमारा भाषा बोली सब समझ उमझ में आता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से चैनल का देख रहे हैं नहीं चल पा रहा है बढ़िया से, हमको लगता है कि हम लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, आप लोग हौसला दीजिएगा, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पांस नहीं देख रहे चैनल का, क्योंकि एग्ज़ाम माथे पर है, होने वाला है, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है। आप लोग तो बहुत सारा कमेंट आता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे सर, सब चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चल क्यों नहीं रहा है, ये क्वेश्चन है एक, ठीक है। देखिए अब कब चलता है। यहाँ पे झारखंड का प्रमुख फसल जो है ये है धान, याद रखिएगा, चावल। कुल मिलाकर कितना % होता है, तो ये 50% कहीं मिल जाएगा, कहीं 60% आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे, मुख्य फसल है। इसके बाद आता है यहाँ पे मक्का। मक्का जो है यहाँ ये दूसरा प्रमुख फसल होगा, कहाँ का, झारखंड का। तो उत्पादक क्षेत्र देखेंगे इसका पलामू, पलामू 1 नंबर में, हजारीबाग, उसके बाद दुमका। तो आपको केवल याद रखना है पलामू, क्या याद रखना है, पलामू। पलामू जो है यहाँ पर किसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, मक्का का उत्पादन पलामू में होता है। विशेषता जानते हैं, विशेषता क्या है, तो ये उत्पादन के दृष्टि से दूसरा प्रमुख फसल है,
ये याद रखेंगे। उत्पादन की दृष्टि से दूसरा प्रमुख फसल क्या है, तो ये आपका यहाँ देखने को मिलेगा मक्का। मक्का देखने को मिलेगा। गर्मी के समय में भी हालांकि मक्का का उत्पादन करता है लोग। पहले तो जगह सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन यूएसए में होता है, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में होता है, बरसात में होता है, तो बरसात में भी करता है लोग, ज़्यादा बरसाते में होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं गेहूँ। गेहूँ का उत्पादन को समझते हैं पूरा विस्तार से। गेहूँ देखा जाए तो उत्पादक क्षेत्र इसका कौन सा है, तो पलामू है, उसके बाद हजारीबाग और गोड्डा। बस इतना ही याद रखना है कि पलामू सर्वाधिक उत्पादन करता है गेहूं का। गोड्डा जो है सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र अगर बोला जाए तो कहाँ पे है, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र गोड्डा में है, और सर्वाधिक शहरी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा धनबाद। तो याद रखिएगा सर्वाधिक उत्पादन जो होता है गेहूं का कहाँ होता है, तो पलामू में होता है। ये कम से कम याद रखना है, ये VVI इंपॉर्टेंट रहेगा। विशेषता का बात करें तो इसका है कि ये तीसरा प्रमुख फसल है, राज्य का तीसरा प्रमुख फसल है। झारखंड का तीसरा प्रमुख फसल है गेहूं। तो पहला था धान जिसको चावल बोलते हैं आप लोग, उसके बाद दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं, ये प्रमुख फसल है। इसके बाद अब देखते हैं, महत्वपूर्ण रहेगा ये भी, यहाँ पर गन्ना को देखते हैं। ठीक है, गन्ना में क्या देखना है, उत्पादक क्षेत्र अगर देखा जाए तो उत्पादक क्षेत्र में हजारीबाग एक नंबर में, ये याद रखिएगा पलामू में भी होता है, दुमका में भी होता है, लेकिन एक नंबर वाला याद ज़्यादा रखना है, यहाँ पे हजारीबाग। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, तो हजारीबाग में होता है। ठीक है, ये एकदम गांठ बांध करके याद रखिएगा। यहाँ वही प्रश्न को लिया गया है, वही चीज़ों को लिया गया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, और हम एक जगह पर सीक्वेंस में सजा के लिखे हैं। बहुत मेहनत लगा है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत उम्मीद है, कम से कम 5000 तो पहुंचाइए। इतना सामने एग्ज़ाम हो गया है लेकिन उसके बाद भी नहीं चल रहा है, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, एकदम टूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग का हौसला तभी मिलता है जब देखते हैं कि सब्सक्राइब ठीक चल रहा है, उसके बाद लाइक भी ठीक है, और लोग कमेंट भी ठीक कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है इससे। लेकिन देखिए कहाँ तक आप लोग का साथ मिलता है। विशेषता अगर देखा जाए तो यह राज्य का एक नगदी फसल है। नगदी फसल है मतलब कि आप इसको केतारी को, गन्ना को अगर तोड़ दिए और तोड़ करके आप सोचेंगे कि घरवा में रखें, तो कुछ दिन के बाद जो है ये बांस बन जाएगा। बांस मतलब समझ रहे हैं, गन्ना बांसे जैसा देखने में लगता है। तो 2-3 दिन तो ठीक रहेगा, एकदम हरियर रहेगा। पता चलेगा कि 2-4-5 दिन जैसे हुआ, उसके बाद ये बांस बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इसको लंबे समय तक के लिए घर में नहीं रख सकते हैं, इसको आपको बेचना होगा। जैसे कटा उसके बाद इसको चीनी मिल वाले को या किसी को दे दीजिए, या इसको गुड़ बना लीजिए, जो बनाना है वो बना लीजिए, तो ये करना पड़ेगा। तो ये नगदी फसल है। ठीक है, और जैसे आप देखेंगे तो धान आप रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, मक्का रख सकते हैं, तो ये नगदी नहीं है, लेकिन ये नगदी फसल है क्योंकि आप इसको स्टोर करके रख नहीं सकते हैं, मतलब काट पीट दिए हैं तो इसको बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जौ देखते हैं। यहाँ पर जौ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जौ का उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो ये पलामू, उत्पादक क्षेत्र ये पलामू है। इसके बाद साहेबगंज, और इसके बाद देखेंगे तो गोड्डा। तो आपको ये केवल याद रखना है कौन, तो पलामू वाला। ठीक है, याद रखना है कि जौ कहाँ होता है, पलामू में होता है। थोड़ा सा समरी लास्ट में बता देंगे तरीके से, जिससे कि आपको कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। ठीक है, लास्ट में हम समरी बता देंगे कि याद कैसे करना है, इतना चीज़ याद करना है कि ज़रूरत भर करना है। ठीक है, वो 2 मिनट में लास्ट में याद हो जाएगा। इसके बाद इसका विशेषता देखते हैं। विशेषता क्या है कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम फसल है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम फसल कौन सा है, तो जौ है भारत का, याद रखिएगा। अब यहाँ देखते हैं चना। ठीक है, चना से क्या इंपॉर्टेंट है, उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। उत्पादन ये कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा पलामू, आपको सब जगह पलामू देखने को मिलता होगा, जबकि सबसे ज़्यादा सूखा क्षेत्र है पलामू। उसके बाद सबसे ज़्यादा खेती भी पलामू क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो पलामू करता है चना का उत्पादन, उसके बाद गोड्डा और साहेबगंज करता है। ठीक है, तो ये नहीं भी दिमाग में रहेगा तो चलेगा, लेकिन पलामू एकदम याद रखना है कि चना कहाँ होता है, पलामू में होता है। विशेषता क्या है इसका कि दलहनी फसलों के क्षेत्र में देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चना जो है वो सर्वाधिक होता है। चना का उत्पादन यहाँ पे सर्वाधिक होता है। दलहनी के क्षेत्र में देखा जाए
तो दलहन में चना सर्वाधिक होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पे मड़ुआ। ठीक है, महुआ लिख दिए हैं। ठीक है, मड़ुआ है, मडुआ। ठीक है, तो मड़ुआ है ये, महुआ नहीं। ठीक है, मड़ुआ याद रखिएगा, ये क्या है, मड़ुआ। मड़ुआ का उत्पादन जो है ना वो कहाँ होता है, तो सर्वाधिक देखा जाए तो उत्पादक क्षेत्र यहाँ पे रांची और हजारीबाग है। ठीक है, रांची और हजारीबाग है, ये एकदम सुधार लीजिएगा इसको, महुआ नहीं है, मड़ुआ है। ठीक है, मड़ुआ है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, हम भी पहले इसको महुआ पढ़ते थे, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़े तो ये क्या था, मड़ुआ था। ठीक है, मड़ुआ का उत्पादन हमारा राजधानी रांची में होता है। ठीक है, ये सोचने वाली बात है, लेकिन कोई बात नहीं, होना चाहिए, परंपरा से चलते आ रहा कृषि। ऐसे राजधानी अभी बना है, लेकिन पहले ये तो कृषि का अच्छा खासा क्षेत्र यहाँ देखने को मिलेगा। मतलब आप देखेंगे तो उरांव लोग, मुंडा लोग यहाँ पर अच्छा खेती करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अरहर, अरहर ये दाल जो है ना बहुत अच्छा होता है, अरहर का खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए, आपको बहुत अधिक यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलेगा, अरहर। ठीक है, तो अरहर जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक ही चीज़ है, इसका उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो पलामू। ठीक है, पलामू, अरहर का उत्पादक क्षेत्र आपको पलामू, उसके बाद हजारीबाग है। तो कम से कम एक आप पलामू ध्यान में रखेंगे कि अरहर का उत्पादन क्षेत्र पलामू है। ठीक है, उसके बाद मसूर। ठीक है, मसूर का देखते हैं उत्पादन कहाँ होता है, तो मसूर का उत्पादन देखने को मिलेगा, उत्पादक क्षेत्र आपको पलामू और संथाल परगना में देखने को मिलेगा। तो पलामू में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मसूर होता है। ठीक है, उड़द, उड़द, उड़ीद का दाल होता है, आप लोग सुने होंगे, सुने कहाँ होंगे, खाए भी होंगे। तो ठीक है, उड़ीद, तो इसका उत्पादक जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो रांची है, गुमला है, पलामू है। रांची, गुमला और पलामू है उड़द का उत्पादन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुल्थी, नहीं ये कुर्थी था। ठीक है, शायद कुर्थी, उड़द नहीं, कुल्थी। ठीक है, कुर्थी जो है ना ये है, ये स्टोन में काम करता है, ठंडा में इसको खाया जाता है। कुल्थी का दाल खाना चाहिए, क्योंकि स्टोन से लड़ने में ये बहुत हेल्प करता है, डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करता है कुल्थी। ठीक है, और कुल्थी का उत्पादन कहाँ होता है, तो पलामू में होता है, उसके बाद हजारीबाग में होता है। तो पलामू में होता है, उसके बाद हजारीबाग में होता है। तो याद रखिएगा, एक नंबर केवल याद रखना है पलामू वाला, पलामू में होता है कुल्थी, ये याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर ज्वार बाजरा, ज्वार और बाजरा। देखिए ये ज्वार बाजरा का उत्पादन कहाँ पर होता है उसको देखते हैं। तो ये उत्पादक क्षेत्र अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है हजारीबाग में, ज्वार बाजरा सबसे ज़्यादा हजारीबाग में होता है। और कहाँ पर होता है, तो रांची में भी होता है। तो आपको केवल एक याद रखना है, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग में होता है। कोई भी अगर हजारीबाग में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, हम हजारीबाग में ही हैं। ठीक है, तो हजारीबाग में अगर जेपीएससी 11th अगर देखा जाए तो जेपीएससी का अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 3 घंटा का क्लास मिलेगा, उसमें 1 घंटा झारखंड। ठीक है, 1 घंटा आपको झारखंड मिलेगा, 1 घंटा मतलब देखा जाए तो जनरल स्टडी जीके पेपर, और 1 घंटा हम मेंस लिखवाएंगे। तो ये तीनों काम एक साथ करवाएंगे। ठीक है, अगर जिनको भी करना होगा हजारीबाग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब पीडीएफ के लिए कांटेक्ट का दिया हुआ है, कर सकते हैं जिनको भी लेना होगा। 24 जिला 24 करंट अफेयर भी ख़त्म हो चुका है, वो बहुत लोग पसंद कर रहा है। 24 जिला 24 करंट अफेयर सब जिले में बता दिए हैं पूरा करंट अफेयर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं 24 जिला 24 करंट अफेयर तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिंक दिया हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। क्योंकि ये जो अगर आप देख लेते हैं ना तो करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जेएसएससी सीजीएल में, और जेपीएससी देंगे तो वहाँ भी नहीं छूटेगा। 40 क्वेश्चन में मतलब 30 से 35 क्वेश्चन सीधा वहाँ से आ जाएगा, क्योंकि उसमें स्टैटिक्स भी रखा गया है। सभी जिला का, एक जिला का पूरा करंट अफेयर, उसके नीचे स्टैटिक्स, फिर एक जिला का करंट अफेयर, फिर उसके बाद नीचे स्टैटिक्स। रांची जिला का तो इतना लंबा दिए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब 2 घंटा का लगभग है, उसमें स्टैटिक्स और करंट दोनों भी है। तो आप रांची को ही देखेंगे तो आप एक देख लीजिएगा, उस आपको समझ आ जाएगा कैसा पढ़ाया गया है। बहुत अच्छे तरीक़ा से चीज़ों को समझाया गया है। 24 जिला 24 करंट अफेयर,
और इसको लोग ले भी रहा है, क्योंकि टाइम जिनके पास नहीं है पढ़ने का वो खरीद रहे हैं, PDF खरीद ले रहे हैं। तो जिनको भी खरीदना होगा इसी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा डिटेल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर तिलहन, ठीक है, तिलहन। तो तिलहन विस्तार से देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया ज्वार बाजरा। तिलहन में देखते हैं यहाँ पर उत्पादन जो होता है, उत्पादन क्षेत्र या उत्पादक क्षेत्र जो है वो पलामू है तिलहन का। ये पलामू प्रमंडल पूरा है इसमें तिलहन में, क्योंकि जो पलामू प्रमंडल का देखेंगे ना तो ये जो शेप बनता है झारखंड का, ये वाला जो एरिया, ठीक है, तो इस एरिया में आपका यहाँ गढ़वा मिलेगा और ये दो भाग में बढ़ता है। एक ये हो गया लातेहार और उसके बाद एक आपको देखने को मिलेगा पलामू, ठीक है, पलामू। तो इस तरह से ये पूरा परमंडल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, तिलहन की खेती यहाँ होता है, ठीक है। देखिए विशेषता क्या है कि रवि तिलहन भी होता है, ठीक है। रवि तिलहन में आपको सरसों मिलेगा, तीसी मिलेगा और कुसुम मिलेगा। सरसों, तीसी और कुसुम ये रवि तिलहन है, ठीक है। खरीफ तिलहन होता है, बरसाती वाला जो होता है जिसको खरीफ तिलहन बोलते हैं। इसमें मिलेगा मूंगफली, उसके बाद तिल जिससे तिलकुट उलकुट बनता है, और ये मतलब सरगुजा, ठीक है, सरगुजा। ये तीनों जो है आपको बरसात में देखने को मिलेगा। तो राज्य में ये पैदा की जाती हैं, याद रखेंगे। अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे तिलहन जो फसल है उसका उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है किसका? सरसों का। 1 नंबर में सरसों, 2 नंबर में यहाँ उत्पादन होता है तिलहन में आपका देखने को मिलेगा तीसी, ठीक है, और सरगुजा तीसरे नंबर में देखने को मिलेगा। हम इसी तरह से दलहन में बताए थे कि दलहन, ठीक है, दलहन। और ये दलहन में हम आपको बताए थे कि सर्वाधिक होता है चना। इसी तरह से तिलहन में सर्वाधिक होता है सरसों। तो याद रखेंगे तिलहन में सबसे ज़्यादा सरसों होता है, दूसरा में तीसी और तीसरा में सरगुजा होता है, ठीक है। सरगुजा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है और सरगुजा एक फसल भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट जान लेते हैं, कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं जहाँ से सीधे क्वेश्चन एग्रीकल्चर से पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि झारखंड में पपीते की खेती पलामू में होता है। सबसे ज़्यादा पपीता का खेती कहाँ होता है? पलामू में होता है। तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ खाली जगह है तो यहाँ कुछ एडिशनल फैक्ट हम आपको बता देते हैं, आप यहाँ से समझ लीजिएगा। जैसे आलू, ठीक है, आलू, आपका प्याज, उसके बाद ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा, उसके बाद गन्ना, ये सब जो है ना कहाँ होता है? हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग में होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मड़ुआ, ठीक है, मड़ुआ रांची में होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिमाग में ये रखना है, धान मतलब चावल जो है सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में होता है। और इतना को छोड़ दीजिए, बाकी सब कहाँ होता है? पलामू में, ठीक है, पलामू में बाकी सब, ठीक है। तो बाकी सब पलामू में होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से भी सीधे क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। PDF के लिए आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर में, ऑफलाइन क्लास हजारीबाग के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखिए हाल ही में यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, हाल ही में कुछ करंट अफेयर जो एग्रीकल्चर से बनता है उसको यहाँ रख दिए हैं। हाल ही में जो चाय की खेती गुमला और हजारीबाग में शुरू किया जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर बारिश जो है हजारीबाग में सबसे ज़्यादा होता है। तो बारिश चाय को अच्छा चाहिए, लेकिन चाय के जड़ में पानी नहीं लगना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब 250 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए किसको? आपका चाय को, लेकिन पानी रुकना भी नहीं चाहिए जड़ तक, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब कहाँ चाय की खेती प्रारंभ होगा? गुमला और हजारीबाग में। रागी का उत्पादन सर्वाधिक जो है इस बार जो हुआ है यहाँ पे पहला नंबर पर रहा है राज्य में, कौन? तो गुमला। ये क्वेश्चन करंट अफेयर है कि गुमला जो है रागी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये करंट अफेयर है, इसको याद रखिएगा।
आलू और टमाटर इसका उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा हजारीबाग में होता है। ठीक है, सब्जी के लिए जो देखा जाए तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में चुना गया है किसको, चतरा को लेकिन चुना गया है। ठीक है, इसके बाद आम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो हाल ही में रांची में किया गया है आम महोत्सव। तो कृषि से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, तो आम को यहाँ पर रख दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 ईस्वी में देखा जाए तो फसल यहाँ पर उत्पादित हुआ है। तो उत्पादन 1000 हेक्टेयर में देखा जाए तो कैसे हुआ है, 1000 हेक्टेयर में जो भी बोल रहे हैं वो है। जैसे धान तो आपको देखने को मिलेगा 1764 ये। ठीक है, उसके बाद मक्का आपको यहाँ देखने को मिलेगा 272.6। ठीक है, उसके बाद सब 1000 हेक्टेयर में। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ 227.56। ठीक है, उसके बाद दलहन यहाँ पर 409.8 और तिलहन देखने को मिलेगा 460। ठीक है, 460.8। ये सब मतलब आपको 1000 हेक्टेयर में देखने को मिलेगा। तो ये सब याद रखिएगा यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट था। अब कुछ एडिशनल बात हम ऐसे बता देते हैं जिसको याद रखेंगे। कृषि का मतलब जैसे देखिए यहाँ पर क्रांति, तो कृषि का मतलब तो आपको सबको पता है कि कृषि क्या होता है, तो खेती बाड़ी होता है। पशुपालन और खेती को आपका कृषि बोला जाता है। इसमें देखा जाए तो क्रांति जो आया था, क्रांति जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तो क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, क्रांति का मतलब क्या होता है, तो परिवर्तन होता है, ये भी याद रखेंगे। हरित क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो दूध उत्पादन में क्रांति लाए थे, वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। आनंद गुजरात में देखा जाए तो 1971 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, मतलब अमूल को। तो अमूल के संस्थापक कौन है, वर्गीस कुरियन, और 1971 ईस्वी में ही श्वेत क्रांति आया था, इसको भी याद रखेंगे। लाल क्रांति टमाटर और मांस से उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, अब गोल क्रांति, गोल गोल क्या होता है, आलू, तो आलू से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इम्पॉर्टेंट है जहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलता है, लेकिन कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कीजिए, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।